In last lectures, we have discussed about monosaccharides and disaccharides. Now, today we discuss polysaccharides. So, firstly question arise, what is polysaccharides? जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में जहाँ पे सैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की थी वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सैकेराइड्स को हम अपॉन द हाइड्रोलिसिस उनका क्या बिहेव रहता है उसी बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में रखा था। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है पॉलीसैकेराइड्स यानी कि विच मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमेरिक कंपाउंड्स है विच कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, इसके अंदर 100 से लेकर कम से कम 1000 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट है, वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होती है। इस केस में नॉर्मली क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एमोर्फस होते हैं नेचर में, टेस्टलेस होते हैं और वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं। यानी कि जितने भी अब तक आपने पढ़े हैं जो सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, वो सब क्या थे, सॉल्यूबल थे, लेकिन ये जो पॉलीसैकेराइड्स है वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। In this here we discuss only 2 polysaccharides which are starch and cellulose। हम इन दो का ही डीप में स्टडी करेंगे, स्टार्च और सेल्यूलोज के। फिर पॉलीसैकेराइड्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स आर नेचुरल पॉलीमेरिक कंपाउंड्स इन विच ए लार्ज नंबर अप्रोक्सीमेटली 100 to 1000 ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स है वो जॉइंट होती है थ्रू या फिर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे डाइसैकेराइड्स में तो 2 मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिड से लिंक्ड होते हैं, इसमें 100 से लेकर 1000 तक की मोनोसैकेराइड्स यूनिट है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में जॉइन होती है। अब हम डिटेल में यहाँ पे 2 पॉलीसैकेराइड डिस्कस करेंगे, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च को अमाइलम भी बोलते हैं एंड स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N यूनिट्स होती है C6H10O5 की। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, ह्यूमन डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है और स्टार्च मेनली ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है और ये प्लांट्स में सीड्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स एंड रूट्स में मिलता है। अब इनके जो ग्रेन्यूल्स की शेप एंड साइज़ है वो वेरी करती है कि वो किस प्लांट का है। इसके अंदर जो मेजर सोर्सेस है स्टार्च का वो है पटेटोज, मेज़ यानी कि मक्का, राइस, गेहूँ, वीट एक्स्ट्रा। इस केस में जो आइसोलेशन करते हैं हम स्टार्च की वो कैसे करते हैं, यानी कि इनसे प्लांट से या प्लांट में कहाँ पे है वो, फ्रूट्स में है, सीड्स बीज में है या फिर जड़ में है, रूट्स में, तो वहाँ से स्टार्च निकालेंगे कैसे। तो जहाँ जहाँ जिस भी प्लांट सेल में अगर स्टार्च है तो उस प्लांट सेल को पहले क्या करेंगे, ब्रेकिंग कर लेंगे, उनकी ब्रोक करके फिर उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर पानी डालेंगे और जैसे ही पानी के साथ जो एक्सट्रैक्ट होगा प्लांट का, क्योंकि ग्राइंड किया हुआ है तो एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाएगा, फिर उसको हम छलनी से छानेंगे तो पानी के एक्सट्रैक्ट के साथ ही स्टार्च है वो भी छन जाएगा। और फिर क्या करोगे, उसको थोड़ा सेटल डाउन होने दो। सेटल डाउन होने के बाद ईजिली जो स्टार्च है वो बॉटम में रह जाएगा, क्योंकि स्टार्च है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर और पानी है उसको साइड में निकाल दो। तो इस तरह से हम स्टार्च की आइसोलेशन कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो क्या ऑब्जर्व की गई। फर्स्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी स्टार्च की क्या, इसके ग्रेन्यूल्स जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर हम वाटर को हीट करते हैं या बॉईल करते हैं तो उस टाइम पे जो स्टार्च है वो थोड़ा बहुत उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और जैसे मिल्की सॉल्यूशन जो होता है उस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देगा मिल्की कलर का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि स्टार्च है वो अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ के गहरा डीप ब्लू कलर देता है। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर विद
आयोडीन सॉल्यूशन। अगर हम उसको फिर हीट करते हैं इस आयोडीन सॉल्यूशन के साथ स्टार्च डाल के, तो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, और अगर फिर कूल करते हैं तो फिर से अपीयर हो जाता है। तो इस तरह से स्टार्च का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी होता है। अगर हमें ये देखना है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में स्टार्च है या नहीं, तो हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डालेंगे। अगर ब्लू कलर आ रहा है कोल्ड में और हीट करने के बाद फिर से डिसअपियर हो रहा है, कोल्ड होने के जैसे कूल होगा फिर से अपीयर हो रहा है, तो वहाँ पे वो स्टार्च की प्रेजेंस दिखाना, ये स्टार्च की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कि स्टार्च को हम दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है वो तो होता है वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट्स को बोलते हैं अमाइलोज, और ये अप्रोक्सीमेटली स्टार्च में 20% होता है। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है स्टार्च का, वो वाटर इनसॉल्यूबल होता है, एंड जिसे हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। और ये अप्रोक्सीमेटली इनसॉल्यूबल पार्ट जो है स्टार्च में, वो अप्रोक्सीमेटली 80% होता है। अमाइलोपेक्टिन 80% कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। अब इस केस में क्या होता है कि जब हम एसिड या फिर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टार्च की, तो स्टार्च के दोनों ही कंपोनेंट, चाहे वो अमाइलोज हो, अमाइलोपेक्टिन हो, दोनों ही हाइड्रोलाइज होके एक डेक्स्ट्रीन लो मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। और लो मॉलिक्यूलर फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस की स्टेप है। सबसे पहले जो है ये स्टार्च है, अपॉन हाइड्रोलिसिस है वो ब्रेक होगा डेक्स्ट्रीन में। डेक्स्ट्रीन भी एक पॉलीसेकेराइड्स है, बट स्टार्च से लेस मॉलिक्यूलर वेट का है। फिर डेक्स्ट्रीन से आगे माल्टोज बनता है। माल्टोज के बाद फिर डी ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज की यूनिट। तो इस तरह से यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि स्टार्च में चाहे दोनों ही कंपोनेंट अमाइलेज हो या फिर अमाइलोपेक्टिन हो, दोनों ही किस यूनिट से बने हुए हैं, डी ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज यूनिट्स आपस में, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट अप टू 100 to 1000 यूनिट्स है ग्लूकोज की, वो आपस में जॉइंड होती है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वो आपस में अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन बनाती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो अमाइलोज जो होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों में ग्लूकोज यूनिट होती है, बट उनकी लिंकेज है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का आपस में बिहेवियर भी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। अमाइलोज जो है वही स्टार्च के ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अमाइलोज, स्टार्च का जो कंपोनेंट अमाइलोज है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, और जबकि अमाइलोपेक्टिन है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रेड टू पर्पल कलरेशन देता है। नाउ हम इसके स्टार्च के दोनों कंपोनेंट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि दोनों के अंदर ग्लूकोज यूनिट अल्फ़ा ग्लूकोज वो किस तरह से कनेक्टेड होती है। अमाइलोज की स्ट्रक्चर, जब हम अमाइलोज प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया कि जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं कि स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और जब हम स्टार्च की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन की भी एक तरह से हाइड्रोलिसिस होती है। तो अमाइलोज की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे अमाइलोज है वो मोनोसेकेराइड्स यूनिट देता है डी ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज की। इसका मतलब अमाइलोज जो है वो किससे बना हुआ है, अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट से। लार्ज नंबर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट है वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड होती है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अमाइलोज में जो डी ग्लूकोज यूनिट है वहाँ पे अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज है, और अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज इस तरह से है कि एक ग्लूकोज है उसका अल्फ़ा ग्लूकोज का C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4। अगर हम नंबरिंग दें तो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिमिलरली यहाँ पे नंबरिंग दें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन। तो अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज है वो ये कह रहा है कि एक ग्लूकोज का तो C1 यानी कि यहाँ, और दूसरी ग्लूकोज यूनिट है अल्फ़ा सेम उसका C4, आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी तो वो किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। हेयर
1 of one glucose unit and C4 of another अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट। तो इस तरह से इस लिंकेज को हम बोल सकते हैं C1C4 अल्फ़ा लिंकेज। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 100 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स है वो आपस में कनेक्टेड होती है। अब ये जो है इसका फर्स्ट है वो कौन से जुड़ा होगा, नेक्स्ट जो ग्लूकोज यूनिट है उसके फोर्थ से कनेक्टेड होगा, C1C4 अल्फ़ा लिंकेज। सिमिलरली इसका जो 1 है वो फर्दर किसी फोर्थ यूनिट से कनेक्टेड होगा, हम ऐसे दिखा सकते हैं नेक्स्ट। और इसी तरह ये जो है ये भी फ्री नहीं है, ये 4 किसी अदर उससे कनेक्टेड है ग्लूकोज यूनिट से। तो अप्रोक्सीमेटली 100 से 1000 हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, तो जस्ट हम थोड़ा सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर एक ग्लूकोज यूनिट है उसका C1 एंड दूसरी ग्लूकोज यूनिट का C4 आपस में अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज से जॉइंड है। तो इस तरह से अमाइलोज की स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। और इसके अंदर क्या है कि जो ये चेन है इस तरह से अमाइलोज में कई सारी चेन्स होती है, और यही चेन आपस में जो है, अगर मैं एक चेन को दिखाऊं कि वो इस तरह से चेन है नॉर्मल, तो इस तरह अमाइलोज में कई सारी चेन हो सकती है अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट की। तो आपस में ही जो चेन है वो कोइल्ड होके हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरह से एक्चुअल में हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अमाइलोज, और इसी हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से अमाइलोज है उसकी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट शेप होती है। अब इस केस में यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ब्लू कलर क्यों देता है, क्योंकि जो हेलिकल सेक्शन है इसमें आयोडीन है वो यहाँ इंसर्ट हो जाता है। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स गेट इंटरप्ट इन हेलिकल कॉइल amylose chain to form a blue colored complex. Next, structure of amylopectin. अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर जैसा कि हमने अमाइलोज में देखा, उसी तरह अमाइलोपेक्टिन भी अपॉन हाइड्रोलिसिस है वो डी ग्लूकोज यूनिट देता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हुआ कि अमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। इसके अंदर भी ग्लूकोज यूनिट है वो आपस में ग्लूकोसिडिक लिंकेज से जॉइन होती है। लेकिन जैसे अमाइलोज था वो तो क्या था, अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कैसे होता है कि जैसे अमाइलोज में सिंपल चेन थी जो ग्लूकोज यूनिट की, C1 एक ग्लूकोज का और C4 दूसरे का, तो इस तरह से अमाइलोपेक्टिन में ऐसी बहुत सारी चेन होती है और वो चेन आपस में कनेक्टेड होती है, जिससे मॉलिक्यूल है वो हाईली ब्रांच्ड हो जाता है। किस तरह से होती है कि इसमें अमाइलोपेक्टिन में C1 और C अल्फ़ा, जैसे यहाँ से ऊपर ये तो सेम उस जैसी स्ट्रक्चर जैसी अमाइलोज की है, ये C1 एक कार्बन का और C4 दूसरे ग्लूकोज यूनिट का, और अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिमिलरली C1 एंड C4 अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह की कई सारी छोटी छोटी चेन होती है जिसमें 20 से 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, और वो चेन आपस में कनेक्टेड होती है। वो किस तरह से कनेक्टेड होती है कि एक चेन का जो एंड है वो यहाँ पे, जैसे इस चेन का एंड ये C1 है इस ग्लूकोज का, ये C1 कनेक्टेड होता है दूसरी चेन के C6 कार्बन के साथ, यानी कि अगर यहाँ पे ब्रांचिंग बनाए तो ये इस तरह से इसके साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे इस लिंकेज को क्या कह सकते हैं, C1 एक का चेन का एक ग्लूकोज का C1 एंड और दूसरी चेन है उसका C6 एंड, तो देन C1C6 अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज। तो इसके अंदर अमाइलोपेक्टिन में दो तरह के लिंकेज है, C1C4 अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक एंड C1C6। तो आपस में C1C4 किसके बीच में, ग्लूकोज ही की प्योर ग्लूकोज की छोटी छोटी चेन्स है जैसे अमाइलोज में होती है, वो चेन आपस में C1 एक एंड चेन का और C6 दूसरी चेन का, इस तरह से कई सारी चेन्स आपस में कनेक्टेड होती है और ये स्ट्रक्चर है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर थी अमाइलोपेक्टिन की। इन नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स। सेल्यूलोज एंड स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, और सेल्यूलोज जो है वो चीफ कंपोनेंट होता है कॉटन, वुड एंड जूट। वुड में अप्रॉक्सीमेटली 50% सेल्यूलोज होता है एंड कॉटन कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ सेल्यूलोज। अब हम वुड से और कॉटन से इनको सेल्यूलोज को आइसोलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर हमें वुड से सेल्यूलोज आइसोलेट करना होता है तो सबसे पहले हम वुड को डाइल्यूट अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ, और आफ्टर दैट वाटर, अल्कोहल एंड ईथर के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अल्कली, एसिड, वाटर, अल्कोहल एंड ईथर, ये जितने भी सेल्यूलोज से एक्स्ट्रा जो भी कंपाउंड है, लिग्निन्स, रेजिन्स, वो सब रिमूव कर देते हैं, और सेल्यूलोज है वो एक एमोर्फस मास की तरह पीछे रह जाता है, जिसे हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ ब्लीच्ड करते हैं, और ब्लीच करने के बाद हमें वी कैन गेट कलरलेस एमोर्फस पाउडर ऑफ सेल्यूलोज। और अगर हमें कॉटन से सेल्यूलोज आइसोलेट करना है तो हम कॉटन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, कॉटन में जितने भी फेट, वैक्सीज है सबको रिमूव कर देगा, और सेल्यूलोड है वो सेल्यूलोज एज ए क्रूड प्रोडक्ट पीछे रह जाएगा, जिसे हम ब्लीच करते हैं विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, और वहाँ से प्योर सेल्यूलोज आइसोलेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज एक कलरलेस एंड फाइब्रस सॉलिड होता है, वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, लेकिन ये अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसोल्व हो सकता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी से हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं। जैसे कि इसको पहले सेल्यूलोज को अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर ये डिसोल्व हो जाता है, फिर ये फिर से रीप्रिसिपिटेट भी हो जाता है इस सॉल्यूशन में। अगर हम इस सॉल्यूशन में एसिड या फिर अल्कोहल ऐड करते हैं तो इसी पहले डिसोल्व होना अमोनिकल और फिर रीप्रिसिपिटेट होना, इसी प्रोसेस से हम सेल्यूलोज से आर्टिफिशियल सिल्क और रेयॉन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जब सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके सेल्यूलोज है वो एक जिलेटिनस टाइप के मास में फॉर्म हो जाता है, जेल टाइप जिलेटिनस, और जिलेटिनस एक सिल्की लस्टर। तभी जब हम कॉटन जिसमें सेल्यूलोज है, कॉटन में क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 90% सेल्यूलोज होता है, तो इसी प्रोसेस से जब हम कॉटन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से के साथ ट्रीट करते हैं तो कॉटन में सिल्की लस्टर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मर्सराइजेशन, और आफ्टर दिस प्रोसेस जो सिल्की लस्टर का कॉटन मिलता है उसे हम बोलते हैं मर्सराइज्ड कॉटन। मर्सराइजेशन एंड सिल्की लस्टर का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करने के बाद कॉटन का जो जिलेटिनस मास आता है उसे बोलते हैं मर्सराइज्ड कॉटन। एंड थर्ड, सेल्यूलोज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब सेल्यूलोज का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक कंडीशन तो वहाँ पे डी ग्लूकोज यूनिट बनती है। तो इससे यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि जब सेल्यूलोज अपॉन हाइड्रोलिसिस डी ग्लूकोज देता है तो यानी कि सेल्यूलोज है वो किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज की सेवरल नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होती है, जॉइंट होती है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो वहाँ पे सेल्यूलोज बनता है। तो अब हमें ये देखना है कि सेल्यूलोज में ग्लूकोज है वो किस तरह से कनेक्टेड होता है। सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी है वो स्टार्च के अमाइलोज जैसी है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि अमाइलोज में लिंकेज थी वो C1C4 अल्फ़ा लिंकेज थी, बट यहाँ पे C1C4 बीटा लिंकेज होगी। तो जितने भी ग्लूकोज है वो बीटा ग्लूकोज बनाओ। बीटा ग्लूकोज में जस्ट क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सी क्या होगा, अबव द रिंग। क्लियर है हर किसी में। तो C1 इस एक ग्लूकोज का एंड C4 सेकेंड ग्लूकोज यूनिट का। तो लिंकेज है वो यहाँ C1 एंड C4, और कौन सी लिंकेज है, बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज। बस जस्ट यही डिफरेंस है अमाइलोज एंड सेल्यूलोज में। हेयर C1 इसका ग्लूकोज यूनिट का एंड C4 इस ग्लूकोज यूनिट का, तो C1 C4। इसी तरह ये ग्लूकोज यूनिट है, इसका 1 है वो फर्दर किसी दूसरे ग्लूकोज यूनिट के
C1 के साथ C4 के साथ कनेक्टेड होगा। इसी तरह जिसका C1 यहाँ कनेक्टेड है, इसका C4 है वो किसी अदर ग्लूकोज के C1 के साथ कनेक्टेड होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इस चेन में थाउजेंड्स तक, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास ग्लूकोज यूनिट्स है वो लिंक्ड होती है थ्रू C1 C4 बीटा लिंकेज। अब यहाँ पे भी ये भी क्या है, अमाइलोज की तरह अनब्रांच्ड है, एक चेन की फॉर्म में बनाता है। तो एक्सरे स्टडी से ये पता चला अगर हम चेन बनाते हैं यहाँ पे तो सेल्यूलोज है वो लार्ज नंबर ऑफ इस ग्लूकोज की चेन को कंसिडर करता है। तो आपस में वो जॉइंट्स होती है चेन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इस एज को मैं सिंपल इस लाइन से दिखा रही हूँ तो इस तरह से कई सारी चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होती है जो एक दूसरे के साइड बाय साइड लाई करती है। और फिर यही चेन आपस में क्या होती है, कॉइल अप हो जाती है और एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। जैसे रस्सी देखते हो ना जिसमें छोटे छोटे कई धागे टाइप होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कॉइल्ड अप हो जाते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है रोप लाइक स्ट्रक्चर। और ये रोप फिर फर्दर क्या होती है, एक दूसरे में एम्बेडेड, जैसे आप रस्सी को इकट्ठा करते हो उसी तरह ये इकट्ठा भी हो जाती है जिससे फाइब्रस फॉर्म में हो जाती है। क्लियर है। तो ये थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। तो हमने पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च एंड सेल्यूलोज दो ही डिस्कस किए। स्टार्च के दो कंपोनेंट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और सेल्यूलोज का एक ही। तीनों के तीनों केस में मोनोसेक्राइड्स यूनिट क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज। अमाइलोज में क्या होता है कि सारी की सारी अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट होती है और वहाँ पे एक ग्लूकोज का C1 और दूसरे का C4 थ्रू अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। अनब्रांच्ड चेन होती है, स्ट्रेट चेन। जबकि अमाइलोपेक्टिन में ऐसी ही, जैसी अमाइलोज में एक चेन होती है उसी तरह की कई सारी चेन होती है और वो चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक चेन का तो C1 और दूसरी चेन का C6, यानी कि C1 C6 अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज। जबकि सेल्यूलोज में क्या होती है, स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड, लेकिन जस्ट ग्लूकोज की यूनिट कैसी होगी, बीटा ग्लूकोज होगी। बाकी सेम अमाइलोज की तरह ही यहाँ पे C1 C4 बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज होगी। जस्ट ये डिफरेंस होगा कि अल्फ़ा की जगह बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज होगी। नाउ नेक्स्ट रहता है हमारे यूजेस ऑफ सेल्यूलोज, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।